चलिए, आजकल आर्टिकल 131 आर्टिकल 131 बहुत चर्चा में है। हम उसके विषय में बात करेंगे। यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और ये जो हमारी एक लेक्चर सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स के मामले में, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस को डिकोड करके आपको समझा रहे हैं डिफरेंट आर्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको पता लगेगा कि पॉलिटी में चीज़ें कितनी स्पेसिफिक हैं, उन्हें जनरलाइज नहीं किया जाता। और आज का लेक्चर भी उसी दिशा में रहेगा। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या आर्टिकल 131 के तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA को चैलेंज किया जा सकता है, और क्या ये राज्य और केंद्र के बीच के संबंधों को पुनः परिभाषित करने का प्रयास नहीं है। क्या फेडरल स्ट्रक्चर को सेंटर की तरफ से या स्टेट की तरफ से, दोनों की तरफ से एनक्रोच करने का एक प्रयास तो नहीं है। हर मामले में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और एक टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन अपना देगा तो वो प्रैक्टिकल बेसिस पे, टेक्निकल ग्राउंड पे ही डिसीजन देगा। चलिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चीज़ें सामने क्यों आई? देखिए, 10 जनवरी को भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया पूरे भारत पे। तो 10 जनवरी 2020 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या है कि भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों से, यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से, वो माइनॉरिटीज़ जो रिलीजियसली परसिक्यूट हुई हैं वहाँ पर, वो भारत आएंगी। और जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले आए हुए लोग हैं, उनको जो प्रॉपर समय पहले लगता था 11 साल वैसे, और लगातार आपको 12 महीने पहले रहना होगा, तो कुल 12 साल का समय लगा करता था, और अब वो 6 साल के समय के अराउंड हो जाएगा। तो उनको कम समय में खास प्रिविलेज देकर के सिटीजनशिप देने का प्रावधान उसके तहत है। वो 6 उन देशों की माइनॉरिटीज़ जिन्हें पुकारा जाता है, उनमें हिंदू हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं और सिख हैं। वेरी गुड। इसमें मुस्लिम्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया था क्योंकि उन कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम रिपब्लिक के तौर पर खुद को डिक्लेयर किया हुआ है, और मुस्लिम्स वहाँ पर मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी पे नहीं है। उसको लेकर के पूरे देश भर में एक प्रोटेस्ट का माहौल था। लोग अपनी तरफ से आंदोलन चला रहे हैं। उनमें उनका कहना है कि भाई, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, आर्टिकल 21 जो राइट टू डिग्निटी की, डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट टू फ्रीडम दैट इज आर्टिकल 19, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14। ये सारे आर्टिकल्स के विरोध में है और नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती। इसको लेकर के देश भर में प्रोटेस्ट है। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग लेवल पर अपने एंड पर सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका लगा रखी है। लगभग 60 पिटीशंस वहां लगी हुई हैं, जिसके ऊपर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। लेकिन अब एक जो मूव हुआ है वो सबसे यूनिक मूव है। देश की पहली ऐसी राज्य सरकार की बात है, राज्य, देखिए अब तक जो प्लीज लग रही हैं वो TMC लगा रही है, कांग्रेस के द्वारा लगा दी गई है या किसी और पार्टी के द्वारा लगा दी गई है, लेकिन अब एक स्टेट ने, एक राज्य ने प्ली लगा दी है, पिटीशन लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में, और वो स्टेट है केरला। तो 13 जनवरी 2020 को केरला एक पहला ऐसा भारतीय राज्य बना जिसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना प्ली लगा दिया है, और उसने इस बार वो रूट फॉलो नहीं किया है जो बाकी के सभी पिटीशंस में फॉलो किया गया था। बाकी की सभी पिटीशंस में आर्टिकल 32 का रूट फॉलो हुआ है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है। इसके अलावा आर्टिकल 226 का रूट फॉलो हुआ है अगर हाई कोर्ट में केस है। ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों के तहत ये कहा जाता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज हुए हैं, हार्म हुए हैं, तो उनको रीस्टोर कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226, और उनको रीस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी अर्जी के एवज में, उसके बदले में रिट लागू करा देंगे, जारी कर देंगे, जिसके तहत आपके जो राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं वो पुनः स्थापित हो जाएंगे। ये अब तक प्ली इस लेवल पर चल रही थी। मतलब ऐसा माना गया था कि आपको इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना है। अब उसके परिदृश्य में हम देखेंगे कि आर्टिकल 131 का मामला अलग कैसे बन गया। अब तक की प्लीज से केरला का केस डिफरेंट कैसे है, कितना खरा उतरता है, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इससे चैलेंज हो जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ चेंजेस लाने की तरफ प्रयास कर सकता है, या लीगल ग्राउंड पे ये इनवैलिड है, ये वैलिड ही नहीं है, हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ समझना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ लाइक अ फेडरल कोर्ट लाइक द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, बट our Supreme Court is a kind of final court of appeal like the British House of Lords.
जैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड है, दैट इज द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है। इसी तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। उसके बाद अब आगे आप कहाँ जा रहे हैं, एक्सेप्ट अगर आप मर्सी पिटीशन लगा रहे हैं प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास भी लगती है, आई बात समझ में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, अमेरिकन फेडरल कोर्ट के भी मुकाबले खड़ा है और उससे भी आगे जाकर के ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर हाउस ऑफ लॉर्ड के मुकाबले भी खड़ा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट इज अ फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। ये इंटरप्रेटर भी है, गार्जियन भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो गार्जियन है तो उसे इंटरप्रिटेशन करनी है, व्याख्या करनी है कि जो प्रावधान है उसका मतलब क्या निकलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये गारंटर भी है फंडामेंटल राइट्स का। ये सारी शक्तियों को अगर हम जोड़ करके देखें तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये कह करके गए हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट विश्व में सबसे मजबूत सुप्रीम कोर्ट है, इसके बराबर का कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसके पास इतनी शक्तियां हैं। किस किस तरह की शक्तियां हैं, इसका अधिकार क्षेत्र कहां तक जाता है, जिसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ज्यूरिसडिक्शन। अधिकार क्षेत्र कहां तक है, ज्यूरिसडिक्शन में अंदर इसके ये ज्यूरिसडिक्शन आते हैं। सबसे पहले इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल याद करने जरूरी है। आर्टिकल 131 के तहत इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है और आज का हमारा आर्टिकल 131 ही है जिसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 32। उसके बाद इसके पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 132 ऑन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 133 इन सिविल मैटर्स। उसके बाद इसके पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है जो आर्टिकल 143 में आता है। फिर जुडिशियल रिव्यू का इसके पास ज्यूरिसडिक्शन है जो आर्टिकल 13 में आता है। आई बात समझ में। इन ज्यूरिसडिक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं, समझिए। जब मैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता हूं आर्टिकल 131 के तहत, तो इसका मतलब यह है कि वो केस का ओरिजिन ही सुप्रीम कोर्ट में होगा। मतलब आप वो चीज वहीं से ही शुरू करेंगे। आई बात समझ में, वो वहां पर आप केस लगाएंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि आप वहां भी केस लगा सकते हैं सीधा, आपको अपील के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। बहुत से मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। आप चाहे तो हाई कोर्ट से भी शुरू हो जाएं, आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो जाएं। तो आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 131 के तहत जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, उस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ शुरू ही सुप्रीम कोर्ट से होगा। इसके अलावा भारत में कोई और कोर्ट इस मामले पे सुनवाई नहीं करेगा। सो जो केस है वो कहाँ से ओरिजिन करेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट से। ओरिजिनल वर्ड का मतलब समझ आ गया, ओरिजिन। ओरिजिनल वर्ड का मतलब ओरिजिन, शुरुआत ही यहाँ से होगी। आर्टिकल 131, क्या ये केस किसी और कोर्ट में सुना जा सकता है? नहीं, इसकी शुरुआत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। हाँ, उसके बाद आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो मैंने बताया अगर पार्ट 3 के अंदर गिवन आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर करके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसके अलावा अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि आप अपील के माध्यम से जा रहे हैं। पहले मान लीजिए मामला या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुआ, वहाँ से जो भी निर्णय आया आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जो भी निर्णय आया आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, तो आप अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। आर्टिकल 132 मतलब कि सर्टेन कई तरह के केसेस, और आर्टिकल 133 अगर दीवानी का मामला है, अगर सिविल केस है, कोई सिविल मैटर है, तो आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे आर्टिकल 133 का इस्तेमाल करके। इसके अलावा आपके पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। अगर भारत के राष्ट्रपति को, हमारे देश के प्रेसिडेंट को कोई सुझाव लेना है किसी स्पेशल सिचुएशन को लेकर के या किसी कानून को लेकर के, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही काम करते हैं, और अगर सरकार कोई बिल या कोई कानून लाना चाह रही है, उसके लिए सरकार चाहती है कि पहले राय ले ली जाए एक्सपर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी, तो उसके तहत प्रेसिडेंट अपना मामला रेफर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, और ये है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज आर्टिकल 143। और इसके बाद आता है अगर कोई कानून पास कर दिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के प्रोसेस के तहत सुप्रीम पार्लियामेंट के द्वारा, या मान लीजिए किसी ना किसी लेजिस्लेचर के द्वारा, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि भाई क्या वो कानून किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को हार्म तो नहीं कर रहा। अगर वो बुनियादी ढांचे को ही बदल दे रहा है संविधान के, तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अल्ट्रा वायरस, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, क्योंकि वो रिव्यू करेगा उस पर्टिकुलर कानून को अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में। तो ये जुडिशियल रिव्यू है, और ये आर्टिकल 13 से आता है। जो वर्ड गिवन नहीं है
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये शब्द गिवन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13 से ये निकल के आता है, इन्फ्रेंस ऐसा बनता है कि ये बन रहा है। ये पांचों ये सारे के सारे आपको जुरिसडिक्शन क्लियर हो गए विद आर्टिकल, ये समझ आ गया। अब आज जो चर्चा में है वो आर्टिकल 131 है। देखिए केरला राज्य ने, अब केरला राज्य मैंने सरकार, केरला राज्य ने क्या कर दिया है कि 13 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगा दी आर्टिकल 131 के तहत कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 256 के तहत हम बाउंड हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। तो हम आपसे ये अर्जी लगा रहे हैं कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करिए, और अर्जी लगाई गई है आर्टिकल 131 में। केरला कोर्ट ने क्या कहा है कि वो मैनिफेस्टली उसमें निहित ही है, वो मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मतलब कि अपने स्वामित्व का इस्तेमाल करके वो स्वयंभू ढंग से बनाया गया है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंटेरियन लॉ राज्यों को अप्लाई करना ही होगा, हम बाउंड हैं, तो हम कोर्ट से कह रहे हैं कि उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करिए। उसमें पड़ोसी 3 राज्यों को चुनने की प्रक्रिया बहुत एम्बिगस सी है कि कैसे वो 3 ही कंट्रीज चुनी हैं। उसमें जो 6 माइनॉरिटीज़ चुनी हैं उनके अलावा अफ़गानिस्तान के हजारा समूह, तमिलनाडु श्रीलंका के तमिलियन समूह, नेपाल के मधेसियों की बात नहीं की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के ही अहमदिया ग्रुप का जिक्र नहीं है, शियाओं का ग्रुप नहीं है। तो ये करेक्ट नहीं है। इस तरह की उसमें फ्लॉज हमें नज़र आते हैं। इसके पहले जो 18 दिसंबर को प्ली लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो जयराम रमेश की प्ली थी, उस प्ली में मेनली ये भी मेंशन था, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, कि इसमें एक अनहोली नेक्सस नज़र आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी में। वी कैन ऑब्जर्व द अनहोली नेक्सस इन द एनआरसी एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब वो कोर्ट पूछेगा कि आपको अनहोली नेक्सस कैसे दिखा, मतलब उसके प्रमाण दीजिए, वो बात की बातें हैं। आज की ये प्ली आपके सामने मैंने पढ़ के बता दी केरला की, और अब पढ़ लेते हैं आर्टिकल 131 क्या कहता है, फिर इसका पूरा विश्लेषण करके रख देंगे। आर्टिकल 131 क्या कहता है, मैंने उसका वो भाग लिखा है जो आपके लिए ज़रूरी है और यही है जो पर्याप्त है। आर्टिकल 131, अकॉर्डिंग टू दैट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। According to Article 131, the Supreme Court decides the disputes between different units of the Indian Federation. अब ये different units कौन से होंगे, बिल्कुल सिंपल सेंस में समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। मैं यहीं पर लिखता हूँ, समझो। सेंटर वर्सेस स्टेट हो सकता है, केंद्र के बदले में एक राज्य हो सकता है, ये पहला ऑप्शन। सेंटर प्लस 1 और 2 स्टेट्स एक तरफ खड़े हैं वर्सेस 1 और 2 स्टेट्स, मतलब केंद्र के साथ कुछ राज्य मिले हैं, कुछ राज्य ऑपोजिट में हैं। स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स, राज्यों के विरोध में राज्य खड़े हैं, तो केंद्र के विरोध में राज्य खड़े हैं या राज्य के विरोध में केंद्र खड़ा है। केंद्र और राज्य एक तरफ और राज्य उधर, राज्य एक इधर उधर। इन सभी मामलों में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बनता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 131। तो वही मैंने पढ़ा कि द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। यूनिट्स कौन से हैं, स्टेट और सेंटर, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने जा रहा हूं, डिस्प्यूट्स मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स। डिस्प्यूट्स मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ फैक्ट। डिस्प्यूट में क्वेश्चन ऑफ लॉ दिखना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दिखना चाहिए, ऑन विच जिसके आधार पर द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड है। मतलब कोई कानून है, कोई तथ्य है जिससे प्रमाणित होकर के, जिसके आधार पर मुझे कोई कानूनी अधिकार मिला है, लीगल राइट मिला है, और मेरा वो लीगल राइट मैं दावा कर रहा हूं कि इस समय हनन हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, मेरा वो लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, हनन हो रहा है। तो पहले तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये मेरा लीगल राइट है। तो मैं प्रमाणित करूंगा कि मेरा लीगल राइट इस लॉ इस फैक्ट पे बेस्ड है, और उस लॉ और उस फैक्ट को
चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट। जब वो प्रमाणित हो जाएगा फिर देखेगा कि लीगल राइट हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर ये हो रहा है इस मामले में फिर वो उन केसेस में केंद्र और राज्य, केंद्र राज्य और राज्य, राज्य राज्य के बीच में दखल करेगा। समझ आ गई बात? और यहीं पे सारी कहानी छुपी थी। तो ऐसा भी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि केरला की ये पिटीशन इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल प्ले बिकॉज इट इज मिसकंसीवेबल। ये मिसकंसीवेबल है, वो कंसीव ही नहीं हो रही आर्टिकल 131 के सारे पैरामीटर पे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31 साफ कह रहा है कि द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। Now I am going to read in front of you the lines from the M. लक्ष्मीकांत, ताकि आपके सामने ये चीज़ भी स्थापित हो जाए और ये आपको पता लगना चाहिए कि चीज़ें तथ्यात्मक होनी चाहिए। ओके, ये M. लक्ष्मीकांत पेज नंबर 23.6 I am going to read about the paragraph. With regard to the exclusive original jurisdiction of the Supreme Court, 2 points should be noted. 1. The dispute must involve a question, whether of law or fact, on which the existence or extent of a legal right depends. Thus, the question of political nature are excluded from it. और दूसरा मैंने लिखा है, any suit brought before the Supreme Court by a private citizen against the center or a state can not be entertained under this. तो अमराज की बात भी इनकरेक्ट हो गई, वो फंडामेंटल राइट में जाना था आर्टिकल 32। ओके, तो वो भी मैं यहाँ से पढ़ा के बता देता हूँ कि एनी सूट ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय अ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और अ स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर दिस। तो ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ही है लक्ष्मीकांत की किताब में वही लिखा हुआ है, हमने उसके हवाले से आपको बता दिया। अब इसकी कहानी को समझाते हैं आपके पास, ध्यान से समझो। एक चीज़ गड़बड़ कहाँ पे हो गई, सारी गड़बड़ अब यहाँ पर हो जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन गिवन है। क्या मैं इसे डिलीट कर सकता हूं अब? तब आपको बात समझ में आएगी, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर तीनों के विषय में अपना एक इम्पार्शियल और जेन्युइन स्टैंड रख सकें। उसके लिए आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तथ्यों से अवगत होने चाहिए आप। हाँ, अगर आपको फिर उस स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम है तो कल को कोई प्रपोजल देकर के वो स्ट्रक्चर चेंज करने की बात की जाए, बट इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर है उसको हम मिस इंटरप्रेट करके एक डिस्टॉर्टेड ओपिनियन क्रिएट नहीं कर सकते। बात को समझिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर यू कैन प्रपोज द चेंजेस इनटू द स्ट्रक्चर, बट द स्ट्रक्चर विच इज अवेलेबल टू द कंट्री we cannot present the distorted information by leveraging the political support. Ultimately it will harm to the federal structure of the constitution. I will prove that why. चलिए समझते हैं चीज़ों को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 11 है, और पार्ट 11 सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर्स का जो एक रिश्ता बना हुआ है, यानी कि वैधानिक ताकतें, कानून बनाने की शक्तियां, उसको निर्धारित करता है। तो ये पार्ट 11 याद रखना। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, इस समय 12 शेड्यूल हैं, उसमें से शेड्यूल 7 है। इस शेड्यूल 7 के अंदर 3 पर्टिकुलर लिस्ट आती हैं। फर्स्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट स्टेट लिस्ट, थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट के अंदर आइटम्स और एंट्रीज मेंशन्ड हैं, और वही आइटम्स ये बात को प्रूव करती हैं कि पार्ट 11 के तहत केंद्र और राज्य की अपने अपने कानून बनाने की शक्तियां विभाजित हैं। तो देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और शेड्यूल 7 में गिवन वो 3 लिस्ट, उन लिस्ट में पड़ी हुई आइटम्स के बेसिस पे ये क्लियर प्रूवन है कि दोनों की शक्तियां पूरी तरह से क्लियर हैं कि किस मामले पे कौन कानून बना सकता है, कौन नहीं। ऐसे में पहली लिस्ट, जिसे कि हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, उसकी एंट्री 17 में सिटीजनशिप गिवन है, यानी कि यूनियन लिस्ट की एंट्री 17 सिटीजनशिप की बात करती है और यूनियन लिस्ट ही नेचुरलाइजेशन की बात करती है। यानी कि ये पूरी तरह से नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला संसद के, पार्लियामेंट के परव्यू में आता है, और इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है।
और पार्लियामेंट ने जो भी नियम प्रक्रिया बनती थी उसकी पालना करके कानून बनाया संसद में। अब संसद में राज्यसभा भी होती है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसे हम एक तरह से काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते हैं, द राज्यसभा। उसमें राज्यों से चुन करके नुमाइंदे आकर के बैठते हैं। राज्यों से चुन करके नुमाइंदे आकर के बैठने का मतलब आप लोग वोट डाल करके स्टेट्स में एमएलए जिताते हैं, और वो स्टेट के पर्टिकुलर एमएलएज, यानी कि वो जो स्टेट की असेंबली है, वो असेंबली में जो बैठे हुए एमएलएज हैं विधानसभा में, वो अपना इलेक्टोरल कॉलेज बना करके वहाँ से जो एमपी चुनते हैं वो एमपी आकर के बैठते हैं राज्यसभा में। तो यू इलेक्ट एमएलएज, एमएलएज इलेक्ट एमपीज ऑफ द राज्यसभा। लेकिन लोकसभा के एमपी के लिए आप सीधी वोट डालते हैं, वो होते हैं आम चुनाव, इसलिए उनका नाम आम चुनाव होता है, क्योंकि वो इलेक्टोरल कॉलेज के प्रोसेस से चुन के नहीं आते। लेकिन राज्यसभा के एमपी का इलेक्शन इनडायरेक्ट है, वो चुन करके आया। लेकिन राज्यों में जो सरकारें हैं वो इसलिए तो हैं क्योंकि विधानसभा में उनकी मेजॉरिटी है, विधानसभा में उनकी मेजॉरिटी है। तो फिर जिनकी मेजॉरिटी है, ये लाइकली होता है कि उन्हीं के द्वारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट को वहाँ की विधानसभा में जो एमएलएज का एक इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा है वो वोट डाल करके जिता करके भेज देगा संसद में, राज्यसभा में आ जाएगा। तो विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जहाँ पर आपको खिलाफत करनी होती है, प्रोटेस्ट करना होता है राज्यसभा में, वहाँ पे आप ऐसा नहीं करते हैं। और जब कानून पास हो जाता है उसके बाद देश भर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जा करके जो आपके पास अगर कोई एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं उसके तहत कुछ नहीं, बस राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाता है। जबकि ये क्लियर है कि ये एक तरह का मैटर ऑफ लीगल राइट्स है, जिसमें सीधा सीधा इस मामले में लीगल राइट पार्लियामेंट का बनता है, क्योंकि एंट्री 17 क्लियरली मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट के अंदर, और पार्लियामेंट का ये कानून बनाने का अधिकार है। अगर राज्य इस कानून को नहीं मानते हैं तो ये एक तरह सा नेशनल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर माना जाएगा, और इससे पॉलिटिकल एनार्की यानी कि राजनीतिक अराजकता आने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि साफ शब्दों में विभाजित शक्तियों को आप नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि होता क्या है संसद के अंदर, कुछ चीज़ों को समझिए। देखिए, जो स्टेट लिस्ट है इस मामले में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है, विधानसभाएं, तो राज्य अपने अधिकारों के तहत कानून बनाते हैं। जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही, यानी कि पार्लियामेंट और विधानसभा दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर है स्टेट के लेजिस्लेचर्स के ऊपर। ऐसे में अगर स्टेट ये चाहेगा कि उसका कानून प्रिवेल करे तो उसे प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए। अगर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो फिर राज्य का कानून राज्य में चल जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में। अब एक यहाँ पर चर्चा ये करनी है कि किस किस विशेष अधिकार मामले में पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट में भी कानून बनाने के अधिकार आ जाते हैं। चलिए उन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, कुछ खास मामलों में स्टेट लिस्ट के ऊपर भी आप कानून बना सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले, अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से कोई बिल रेजोल्यूशन पास कर दे कि स्टेट लिस्ट में गिवन इस मुद्दे पर पार्लियामेंट कानून बनाए, तो पार्लियामेंट ऑथोराइज्ड हो जाती है कानून बनाने को लेकर के। समझ आई बात? तो देखिए, स्टेट लिस्ट के इस मुद्दे पर पार्लियामेंट का अधिकार आ गया, ये पहली बात। दूसरा, अगर राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल के तहत लगा हो उस पर्टिकुलर राज्य में, तो उस राज्य की कानून बनाने की शक्तियां नेचुरली ही केंद्र के पास आ जाती हैं, यानी कि पार्लियामेंट के पास आ जाती हैं। दूसरा, इसके अलावा तीसरा मैटर, अगर 2 या उससे अधिक राज्य मिलकर के अपनी विधानसभाओं में एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को प्रपोज करें कि आप हमारे राज्यों से जुड़ा यह मामला केंद्र बना करके दे दे, एक लॉ बना करके, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। यानी कि स्टेट लिस्ट के मामलों में भी कानून आप बना सकते हैं पार्लियामेंट इन कंडीशंस के बेसिस पे। कॉन्करेंट लिस्ट में तो पार्लियामेंट को पहले ही ओवरराइडिंग पावर मिला हुआ है, और यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। आई बात समझ में? चलिए, अब इतनी बात हमें स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर क्लियर होना जरूरी था। अब चीज़ों को समझते हैं कि होता क्या है, सारा कंफ्यूजन और कैओस कहाँ पर खड़ा है। देखिए, यहाँ पर केरल सरकार ने शब्द इस्तेमाल किया है कि ये मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अगर हम भारत में लॉ की वैलिडिटी को चेक करने की बात करें
तो अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी लॉ की चेक हो सकती है पार्ट 3 के तहत, पार्ट 3 जिसके अंदर आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगर लॉज पार्ट 3 के मेन एस्पेक्ट्स को किसी तरह से इन्फ्रिंज कर रही है, या इसके अलावा केंद्र राज्य के बीच की शक्तियां या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, इस तरह के कोई भी मुद्दे जो बेसिक फीचर के तहत आते हैं, मेजॉरली पार्ट 3 के ऊपर ये लागू होता है, तो उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत निकल करके आ रही है, जो पार्ट 3 के तहत फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उसमें ये क्लियर कट मेंशन है कि फंडामेंटल राइट का अगर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो पर्सन अपील कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। पर्सन अपील कर सकता है, पर्सन इंडियन भी हो सकता है, पर्सन फॉरेनर भी हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट एलियंस को भी मिले हैं, कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को और एलियंस, सिटीजन्स को एक्सक्लूसिवली मिले हैं, कुछ सिटीजन्स और एलियंस दोनों को मिले हैं। एलियन माने यहाँ पे फॉरेनर है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है पर्सन अप्लाई कर सकता है, राज्य नहीं। मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट रिट पिटीशन इशू कराने की ताकत तो पर्सन को राज्य के अगेंस्ट मिली है। पर्सन स्टेट के अगेंस्ट ये केस लगा सकता है ना कि स्टेट उनके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर रहा है। स्टेट खुद एप्लीकेंट नहीं बन सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट हार्म हो गए। राज्य के फंडामेंटल राइट हार्म नहीं होते, वरना राज्य नागरिकों के विरुद्ध लगाने लगेगा पिटीशन कि ये नागरिक मेरे फंडामेंटल राइट हार्म कर रहा है। ऐसा कैसे चलेगा देश? तुम बताओ मुझे। नागरिक राज्य के विरोध लगाते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट शक्तियों का इस्तेमाल करके हनन हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसमें एंटर होता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब राज्य कहेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट हार्म कर रहा है या फिर नागरिक ही हार्म कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा। इसलिए पर्सन को मिले होते हैं, स्टेट को नहीं मिले होते। ये बात हमको समझ के चलनी है। तो ऐसे में 2017 का एक उल्लेखनीय केस रखना चाहता हूँ आधार मामले में, जब बंगाल राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया कि भाई ये आधार का मामला जो है ये फंडामेंटल राइट में प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करने की बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि भाई देखिए आप समझदार लोग हैं, ये जो राइट मिला होता है ये पर्सन को मिला होता है, राज्य को नहीं मिला होता। ममता बनर्जी पर्सनल कैपेसिटी में केस फाइल कर दें तो चलेगा। तो फिर ममता बनर्जी ने पर्सनल कैपेसिटी में केस फाइल किया था, राज्य के द्वारा केस स्वीकार नहीं हुआ था क्योंकि मामला फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट का था। अब इस आधार पर देखें तो केरला की ये पर्टिकुलर पिटीशन तो वैलिड ही खरी नहीं होती आर्टिकल 131 में, क्योंकि आर्टिकल 131 चीख चीख के कह रहा है कि लीगल राइट, वो फंडामेंटल राइट के मामले में तो मिलना ही नहीं है। वो ये साफ कह रहा है कि डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन वेदर अ लॉ और अ फैक्ट ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स। कि मतलब वो लॉ या वो फैक्ट जिसके आधार पर आपके ये लीगल राइट, कानूनी अधिकार का एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व ही खत्म कर दिया केंद्र ने, या केंद्र राज्य की सीमाओं के भी आगे चला गया। मतलब राज्य की जो टेरिटरी बनती है, टेरिटरी इन द कॉन्टेस्ट ऑन लिस्टों के मामले में कि राज्य इन क्षेत्रों में कानून बना सकता है, केंद्र मतलब उसको ओवररीच कर गया है। तो या तो एक्सटेंट या एग्जिस्टेंस जिस लॉ और फैक्ट पे बेस्ड है, वो लॉ और फैक्ट के बेसिस पर आप अपना लीगल राइट रिस्टोर करा लीजिए आर्टिकल 131 के तहत। फंडामेंटल राइट की तो बात ही नहीं है। और सीधे सीधे राज्य यहां पर केंद्र से अपने आप में राजनीतिक दृष्टि से अलग दिख रहा है। राजनीतिक व्यू पॉइंट उसका यह है कि इसमें शिया होने चाहिए, अहमदिया होने चाहिए, हजारा होने चाहिए, मधेसी होने चाहिए, तमिलियन होने चाहिए, बुद्धिस्ट होने चाहिए। ये राजनीतिक उनका व्यू है, ये उनका लीगल राइट नहीं है। तो और आर्टिकल 131 ही मोटा मोटा लिख रहा है कि द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। राजनीतिक चरित्र के क्वेश्चन इसमें कवर नहीं होंगे। अगर लीगल राइट कोई बनता है आप दोनों के बीच में, और अगर उसमें मतलब ये तो होना ही जरूरी था आर्टिकल 131। अगर आर्टिकल 131 नहीं होता देश कैसे चलता? कैसे चलता? क्यों? लीगल कॉम्पिटेंस चेक करता है सुप्रीम कोर्ट। लीगल कॉम्पिटेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट ने कहीं अपनी दायरे से बाहर जाकर के कानून तो नहीं बना दिया, राज्यों का हनन तो नहीं हो गया। तो लीगल कॉम्पिटेंसी तो चेक होनी चाहिए। वो होगा तो लीगल राइट इन्फ्रिंज है, आर्टिकल 131 लग जाएगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के मामले में अगर राज्य स्टेट्स मिल करके ये बात को सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये मामला इंटरप्रिटेशन के अधीन बन रहा है केंद्र के तहत, विधानसभा पार्लियामेंट के तहत, तो उस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट एंट्री वहां पर करेगा, चेक करेगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी बनती थी कि नहीं बनती थी। लीगल कॉम्पिटेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी, ये दोनों ग्राउंड चेक करने बहुत जरूरी है। और तीसरा मामला यहाँ पर बहुत जरूरी आता है, वो है बेसिक फीचर का मामला
कि अगर बेसिक फीचर किसी लेवल पर वायलेट हो रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, तो उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट एंटर हो सकता है। मतलब आपने जो राज्यों को शक्तियां मिली हुई हैं फाइनेंसेस के मामले में, जो भी उनका अपना अधिकार बनता है, जो भी उनके लैंड के राइट्स बनते हैं, या बी इट एनीथिंग, और आपने किसी तरह से इतने परिवर्तन कर दिए हैं कि केंद्र और राज्य के संबंध इस लेवल पे डिस्टॉर्ट हो गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई वो ब्यूटीफुल कंसेप्ट जिसमें फेडरल सिस्टम को कहीं ना कहीं दर्शाया गया है कॉसी फेडरल कंसेप्ट के थ्रू कि केंद्र और राज्य की दोनों की शक्तियां हम मेंशन करके दे रहे हैं, उसी को आपने चेंज करके रख दिया है। तो इसकी वजह से बेसिक फीचर भी हार्म हो रहा है, क्योंकि ये उसके तहत कवर होता है। आप इस तरह से हनन नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में राज्य संविधान से जन्म लेते हैं, केंद्र की सरकार से नहीं। हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी खासियत है, यहाँ पे यूनियन ने स्टेट्स नहीं बनाए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन भी बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट भी बनाए हैं। दोनों को जन्म और दोनों की शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं। आई बात समझ में? ऐसे में इन मामलों में आर्टिकल 131 जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो मामला बन रहा है वो ये बन रहा है कि अगर तो केरला ये प्रूव करने में कामयाब रहेगा कि भाई इन्होंने यूनियन लिस्ट से बाहर के मुद्दे पर जाकर के कानून बना दिया, तो ये बात बनती थी। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी राज्यों ने कहा था कि ये कानून हम अपने यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। वहाँ पर उनका एक सिस्टम आर्टिकल 131 के तहत बनता था। कैसे बनता था? क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कवर होता है और कॉन्करेंट लिस्ट के तहत राज्यों को भी अधिकार है कि वो अपना कानून बना सकते हैं। तो इस मामले में एक लीगल राइट का मैटर बनता था कि देखा जाए कि कहीं बहुत ज़्यादा ओवररीच तो नहीं कर जा रहा है सेंटर, और राज्य अगर चाहें तो प्रेसिडेंट से अनुमति लेकर के अपना कानून लागू कर सकते हैं। जैसा सेम मामला लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में, अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि लैंड जो है वो राज्य सरकार में आता है, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन है वो केंद्र राज्य दोनों में आता है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो उस मामले में राज्य सरकारें अगर चाहें तो राष्ट्रपति की अनुमति से अपने